अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 1 कैफ 1 का स्टार्ट हो गया। लेक्चर 1 आगे 9 भी लगा हुआ है। अच्छा जी, कल आपको मैंने पास पेपर कौन सा करवाया था? शूकी लिमिटेड कौन सा है? 16वां। कल मैंने आपको सवाल करा दिया था और आपको शेर दिल मैंने दिया था होमवर्क में। तो काफ़ी बहस मुबाहिसे के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम शेर दिल वाले सवाल को सिर्फ डिस्कस कर लेंगे और उसको लास्ट टाइम मैंने एक टेस्ट नंबर 3 में उसको दिया था। हर दफ़ा ये तरतीब आपको पता है आगे पीछे होती रहती है, कोई सवाल नया हो जाता है, कोई पुराना, कोई होमवर्क वाला क्लास में, क्लास वाला वो चलता रहता है। तो वो बच्चों ने कहा जी हमें एज अ डिस्कशन दे दीजिएगा, तकरीबन कोई 1 घंटे की डिस्कशन है, तो पूरा सोल्यूशन ही है। जहाँ पे किसी को प्रॉब्लम हो वहाँ से भी उस लेक्चर को देख सकता है अगर ज़रूरत हो तो। अगर वैसे ही सवाल हो गया हो तो खामखा टाइम ज़ाया नहीं करना। मैं कह रहा हूँ टाइम ज़ाया नहीं करना। क्या मतलब, एक सवाल आपका हो गया है, आप उसका लेक्चर बैठे सुन रहे हैं, तुक नहीं बनती ना, ठीक है। बहरहाल किसी को ज़रूरत हो तो वो ले सकता है। आज मैं आपको क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊँगा। बोलो। हाँ वो भी कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो बात चल रही है इसको सामने रखते हैं। किताब में आपको कोई सवाल होमवर्क में दे दिया है ना, तो बस वो अब आप तक पहुंचना है, जिससे भी पहुंचे, जिस दिन भी पहुंचे, तो मैंने डिस्कस करना ही है। अब देखो क्वेश्चन 4 आपका कितने अरसे बाद आकर बट हुआ, ठीक है ना, क्योंकि एक फ्लो में चीज़ें चल रही होती है ना, तो उस्ताद का अपना एक ऑर्डर होता है। अब मुझे बहुत दिल कर रहा था कि मैं कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट करा के आपको वो स्पटनिक सी वाला सवाल आज होमवर्क में दूँ, वीकेंड है ना, लेकिन अब क्या करूँ, कल लोड हो चुका हुआ है नोट, एक हद पे पहुंचा हुआ है, उसको यहाँ पे छोड़ना अब फिर आप लोगों का नुकसान होगा, आप वो मज़ा नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से फिर चीज़ें जो है ना वो इवॉल्व होती रहती हैं क्लास में। तो इंशाल्लाह हो जाएगा। जो भी आप होमवर्क में है आपके, या क्लास वर्क में तो क्लास वर्क वाला हो गया, होमवर्क या टेस्ट में कोई भी चीज़ है, टेस्ट आपका हुआ, डिस्कस नहीं हुआ, फ्लो ऐसा चल रहा है कि इस वक्त मैं नहीं कर सकता, टाइम नहीं मिल रहा, बट जो चीज़ आपके पास होमवर्क में दिया है या टेस्ट में गई है वो आपके साथ डिस्कस लाजमी होगी, चाहे वो आखिरी दिन भी हो रही हो, इंशाल्लाह। ठीक है, छोड़ेंगे कुछ नहीं। वैसे आखिरी दिन होता नहीं है, बीच में बस कभी मौका मिलता है तो पंचर लगा देते होते हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इस सवाल शुरू करने से पहले ना कुछ आपसे गपशप लगाना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मेरा ईयर एंड हो रहा है जी 31 दिसंबर 14 पे, अगर ठीक है, और मैं एक बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब लेट्स से 1 सितंबर 2014 पे मैंने एक बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी, ठीक है। अब बिल्डिंग पर मटेरियल लगता है, लेबर लगती है, ओवरहेड्स लगते हैं। अगर मैं बिल्डिंग खुद बना रहा हूँ, बनी बनाई खरीद नहीं रहा हूँ, तो इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे होती है ना, तो बिल्डिंग की कॉस्ट में क्या होगा, परचेज प्राइस प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। परचेज तो हम कर ही नहीं रहे, हम तो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप कोई एसेट सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट के अंदर फिर क्या चीज़ शामिल होगी? मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स हैं जी। जो ईंटें, बजरी, सीमेंट, सरिया, रेत लगा, जो मिस्त्री, मजदूर, कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं, जो उसके ऊपर जो है वो बिजली, गैस, फ्यूल, कुछ भी एनर्जी, ओवरहेड्स वगैरह अलग अलग लग रहे हैं, तो यही चीज़ें मिलकर बिल्डिंग की कॉस्ट होगी। आप घर बनाए, आपके अब्बा जी ने घर बनाया रिसेंटली, उन्होंने कहा जी 2 करोड़ रुपए में बनाया जी ये घर, 5 मरले का घर था। अब वो 2 करोड़ कॉस्ट है। कॉस्ट कैसे कैसे कैलकुलेट की उन्होंने? भाई मटीरियल लगा, लेबर लगी, ओवरहेड्स लगे, और भी बहुत सारी डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, ठीक है। तो सब मिल मिलाकर, तो आपने अगर खुद एसेट कंस्ट्रक्ट करना है तो उसकी सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स कहते हैं, तो उसकी कॉस्ट के अंदर क्या होगा? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, आसान अल्फाज में। अब हम मटेरियल खरीद के लाए तो हमने एंट्री पास की। वैसे तो असल एंट्री ये होती है, रॉ मटेरियल खरीदा तो रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट। फिर जब वो इन्वेंट्री यूज़ होती है तो उस एंट्री, उसकी एंट्री बनती है बिल्डिंग डेबिट, और अब रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, ऐसे ही है। लेकिन अभी चूंकि बिल्डिंग बनी नहीं तो इसको बिल्डिंग में डेबिट करना तो मुनासिब नहीं है। तो शायद आपने पढ़ा, मैं इसलिए ज़रा चेक कर रहा हूँ, पता नहीं शायद आपने इंट्रो में ऐसी कोई चीज़ पढ़ी हो, नहीं तो अभी पढ़ा दूंगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्डिंग तो अभी कंप्लीट हुई नहीं है, अभी तो मटेरियल लाकर हमने रखा है, चलो मटेरियल लगना भी शुरू हो गया, अभी तो ईंटें ऐसे थोड़ी थोड़ी दीवार बनी है सिर्फ, अभी तो उन्होंने चुनाई की है सीमेंट के साथ, अभी तो कंप्लीट, वो पहले दीवारें पूरी होंगी, फिर छत पड़ेगी, फिर प्लास्टर होगा, फिर पेंट होगा, पता नहीं बहुत कितना काम भी रहता है। लेकिन जो मटीरियल लग गया है बिल्डिंग में, अब वो तो लग गया है ना, ठीक है, अब उसकी एंट्री बिल्डिंग डेबिट कर दें, मुनासिब है।
मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में तो तब जाना चाहिए जब ये रेडी टू यूज़ हो और फिर हम इसको यूज़ करना शुरू करें और फिर डेप्रिसिएशन शुरू करें। तो जब तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो जाती फिर क्या करना चाहिए? वर्क इन प्रोग्रेस, यानी आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनना पड़ा हुआ है। बस मुझे इतना ही चाहिए था, अब मैं खुद पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो इसको वर्क इन प्रोग्रेस की बजाय अच्छा लफ्ज़ इसका है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या कहते हैं इसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इसलिए कहते हैं कि ये ऐसा वर्क इन प्रोग्रेस है जो फिर कैपिटलाइज हो जाना है, ठीक है ना। यानी ये बिल्डिंग बन रही है, जब बन जाएगी तो बिल्डिंग पीपी में ही जानी है ना, समझ आ रही है बात। तो फिर इसकी एंट्री होनी चाहिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है। अब मैं ना बस ये थोड़ा सा कर रहा हूँ आसानी के लिए कि मैं रॉ मटेरियल का आना और रॉ मटेरियल का फिर जाना इसको स्किप करके अगर मटेरियल की एंट्री डायरेक्ट कर लूँ CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, तो आपको कोई मसला तो नहीं है। मैं कुछ समझाने के साथ टाइम बचा लेना, ठीक है। वरना तो फिर पेरोल की एंट्री पेरोल अकाउंट में करें, फिर वहाँ से बिल्डिंग में डालें, फिर और सादा कर लेते हैं बात को, ठीक है। लो जी, मटीरियल खरीदा हमने, एंट्री पास की हमने, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस काफ़ी है, लेकिन इसके साथ अगर यूँ लिख दें ना हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बिल्डिंग का डेबिट, कैश भी क्रेडिट हो सकता है, पेबल भी, उधार पे चीज़ें ले आए कोई अगर, ठीक है। अब मसलन हमने 35 रुपये का ये खर्चा किया, ठीक है जी। मैं ज़रा सवाल के अंदर से भी मसलन को ना सवाल के साथ साथ चला ले तो बंदा अच्छा, चलो ये तो ऐसे ही है, ये अज्यूम कर रहा हूँ फिर मैं डेटा, ठीक है। ठीक है, अच्छा। तो उसके बाद जी लेबर का भी खर्चा होता है, तो लेबर का खर्चा जो होगा तो उसकी भी एंट्री लेबर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट नहीं होगी, बल्कि वो भी क्या होगी? कैपिटलाइज। पर कैपिटलाइज फॉर द टाइम बिंग कहाँ करेंगे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। मैंने आगे बिल्डिंग क्यों लिखा? प्लांट भी आकर इंस्टॉल होने में 5-6 महीने ले सकता है, तो जब उसकी कॉस्ट आ रही होती है तो फिर CWIP प्लांट कहना मुश्किल होता है, और सही है ना। इसलिए मैंने बिल्डिंग ली थी। कौन सा एसेट बन रहा है? अंडर कंस्ट्रक्शन जी, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। हमने ये मटीरियल जो है ना ये लेकर आए थे। अच्छा, अब लेबर लगी, लेबर ने भी पैसे लेने हैं, तो CWIP एक्सपेंस नहीं डेबिट, एसिड डेबिट, ठीक है, ओके। जैसे इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपने पढ़ा था एसिडी कॉस्ट में ऐड होती है, प्लांट की इंस्टॉलेशन प्लांट की कॉस्ट में क्या करते हैं आप? ऐड करते हैं। ऐसे ही बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में लेबर भी कॉस्ट है, ऐड कर दिया हमने। ये लेबर लग गई जनाब, मसलन 40 रुपये, नहीं वो एक फिगर तक मैंने पहुंचना है 900, वो मेरे जहन में है। अच्छा ज़रा ऐसा करो, 35-40 कितना बन गया? 75 बन गया ना। और हमने कोई ओवरहेड्स जो हैं वो 16 रुपये के लगा दिए, ठीक है जी। तो CWIP बिल्डिंग ओवरहेड्स, कोई यहाँ पे हमने वो है वो मीटर भी एक लगाया हुआ है, उस पर मोटर चलती है, पानी आता है, कुछ इस तरह के ओवरहेड्स भी तो होते हैं जो मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, लेकिन बिल्डिंग पर खर्चा हो रहा है, वो क्या है? ओवरहेड। तो ये जनाब आ गए ओवरहेड्स। कितने बोले थे मैंने? 16। कैश या पेबल। एक एसेट दूसरे एसेट में इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी डेप्रिसिएशन, वो भी ओवरहेड है, मटीरियल लेबर तो है नहीं, ठीक है जी। अब ये जनाब 2014 का साल है, और 2014 के साल में अगर मैं बिल्डिंग का CWIP ऑफ बिल्डिंग का लेजर बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से बन रहा है। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूं जी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, कैश डेबिट, तो CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, CWIP डेबिट, और ये वो मटेरियल लेबर ओवरहेड आ गए यहाँ पे, ठीक है ना जी। ये मटेरियल आ गया, ये लेबर आ गई, ये ओवरहेड्स आ गए। अच्छा, अब ईयर एंड आ गया, अभी तक बिल्डिंग कंप्लीट, तो फिर क्या करें? इसको क्लोजिंग बैलेंस तो आएगा ना। देखो, जितनी बिल्डिंग बन चुकी है हमारी वो हमारी ही है ना, जितनी ईंटें, जितनी बजरी, जितनी दीवारें बन गई, छत बननी रह गई है, तो वो दीवारों जितना एसेट तो हमारा बन चुका है, कंप्लीट नहीं हुआ पर उतना तो बन चुका है ना, वो हमारा ही है। हमारी अगर हमारी ज़मीन के ऊपर ही बन रहा है, हमारा ही है, मतलब ज़मीन तो अल्लाह की है, जो थोड़ी देर के लिए हमें मिली हुई है, कुछ अरसे के लिए, तो उसके ऊपर वो हमने बना लिया, तो हमारा ही है ना, ठीक है। अब उसकी एंट्री कर दी हमने, अब ईयर एंड आ गया, कंप्लीट तो हुआ नहीं कि मैं इसको PPE में करूं ट्रांसफ़र, तो ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा आ रहा होगा कितना जी? ये 91 को कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है जी। ये अभी कंप्लीट नहीं है,
इसलिए इसको पीपीई में ले जाने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट बनाऊं, मसलन यहां बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ तो 2014 में मेरा जो पीपीई है नॉन करंट एसेट्स में, वो कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, मुझे फिलहाल उसका पता नहीं है, मेरे सवाल में फिलहाल डेटा मेरी मिसाल में नहीं है ना, सवाल में जाएंगे तो इंशाल्लाह पता लग जाएगा ये भी। ओके, सही है। अच्छा, तो बहरहाल 2014 के अंदर पीपीई में कुछ नहीं जाना इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की मद में, बल्कि वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ बिल्डिंग के नाम से अलग नज़र आएगा, ठीक है जी। कितने पे? 91 पे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कोई करंट एसेट सवाल में आ जाता है तो बंदा वो भी लिख लेता है। मैंने वैसे ही ज़रा एक्सट्रैक्ट्स ओपन कर दिए, तो ये कहानी किस किस को समझ आ गई। अच्छा, अब ये बिल्डिंग मिसाल के तौर पे मल्टी स्टोरी कंपाउंड है। जैसे मिसाल के तौर पे हम एक 4 दीवारी के अंदर 4 ब्लॉक्स बना रहे हैं। ये जो बिल्डिंग हमारी बन रही है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके 4 ब्लॉक्स हैं, अबू बकर ब्लॉक, उमर ब्लॉक, उस्मान ब्लॉक, अली ब्लॉक। अब जो ब्लॉक बन के रेडी टू यूज़ हो जाएगा वो पीपीई में ट्रांसफ़र कर देना है, बाकी बनते रहें। ये बात समझ आई। अब अगला साल शुरू होता है जी, तो अगले साल 2015 में सबसे पहले क्या होगा? अच्छा, अब ये ना सारी चीज़ें मैंने क्या की हैं, अज्यूम, ओके। लेकिन ये 91 कहीं ना कहीं से मैंने देख कर लिखा था, ठीक है ना, ताकि आपका मेरी मिसाल भी बन जाए और आपका सवाल भी साथ ही डिस्कस हो जाए। असल में ये कहानी ज़रा मैं फनकारी ये लगा रहा था, ठीक है। अच्छा, अब 91 की फिगर आ गई क्लोजिंग। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ बिल्डिंग 2015 के लिए क्या होगा जी? सबसे पहले, हाँ जी, यानी अब इतनी बिल्डिंग साल के पहले दिन ऑलरेडी बनी बनाई होगी, और जो कंस्ट्रक्शन अब होगी इसके ऊपर ही शुरू होगी ना जी। क्या आप सुबह आएंगे तो याजूज माजूज रात को खा गए होंगे उसको? नहीं, सुबह यहीं से आगे शुरू करेंगे। अब इस साल के अंदर मतलब आपने कैश पे किया, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, अब वो इकट्ठा ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, एक ही एंट्री बस, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। तो ये जो है ना, जो ये मिसाल के तौर पे ये 53 की कॉस्ट आपकी आ गई, ठीक है जी। कितनी जी? 53 का मजीद मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स लगे। अब इसकी एंट्री भी क्या हुई है बताओ? CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश या पेबल क्रेडिट। तो इसको कहा जाता है एडिशन इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है पहले, पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये यहाँ पर तो थोड़ा इस्तेमाल होता है, ज़्यादा इस्तेमाल तो कहीं जाकर कैश फ्लो में बहुत हो रहा होता है, अक्सर एडजस्टमेंट इसकी आई होती है। बहरहाल है बहुत आसान बात। तो एडिशन इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एडिशन इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की एंट्री क्या बनी फिर जी? बता दें। CWIP डेबिट, जो सा भी होगा, चलो हमारा इस वक्त बिल्डिंग का चल रहा है तो CWIP ऑफ बिल्डिंग डेबिट, और कैश पे किया तो कैश क्रेडिट, नहीं पे किया तो पेबल क्रेडिट, कोई डेप्रिसिएशन यहाँ पे ऐड किया तो अक्यूमुलेशन क्रेडिट कर देंगे। रेलेवेंट अकाउंट्स को आपने क्रेडिट करना होता है। तो ये 53 की एंट्री आ गई, ठीक है जी, ओके। अच्छा, उसके बाद अब ये कंस्ट्रक्शन जो चल रही थी, तो इसमें से मिसाल के तौर पे हमारे 2 ब्लॉक्स कंप्लीट हो गए ड्यूरिंग द ईयर और रेडी टू यूज़ हो गए, ठीक है। तो उनको हमने ट्रांसफ़र करना है पीपीई में, बिल्डिंग कह लें, पीपीई कह लें, ठीक है। तो फिर उसकी एंट्री बनेगी बिल्डिंग का अकाउंट डेबिट प्लस CWIP का अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये जो 1-2 बिल्डिंग्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं, मिसाल के तौर पे इनकी टोटल कॉस्ट आई है 100। अभी थोड़ी देर बाद ना ये मिसाल के तौर पे ना सवाल के तौर पे हो जाना है। खैर, मैं नकलें मार रहा हूँ वहाँ से, चढ़ें आप इसको एग्जाम्पल देखें। तो 100 रुपये की बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट हुई, तो CWIP में से उसको क्रेडिट किया हमने और बिल्डिंग अकाउंट में यानी कि पीपीई में डेबिट कर दिया, ठीक है। तो अब ये जो एंट्री पड़ी है, इस एंट्री को क्या कहते हैं जी? ये क्या है जी? ट्रांसफर ऑफ कंप्लीटेड बिल्डिंग टू पीपीई, ठीक है। तो इसको ट्रांसफर की एंट्री भी कहते हैं। ये वो ट्रांसफर नहीं आप समझें कि
वो ट्रांसफ़र ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्शन आ गया, ठीक है, ये वो ट्रांसफ़र नहीं। ओके जी। अच्छा, अब इसकी एंट्री भी ऐसे ही कर लेते हैं, इसको कहेंगे ट्रांसफ़र टू पीपीई की एंट्री। लेकिन चूंकि अभी कंस्ट्रक्शन चालू है, तो इसलिए आप देखेंगे तो इसका क्लोजिंग बैलेंस भी आ रहा होगा CWIP का, जो अभी बन रही, 2 बन गई, बाकी अभी पे काम जारी है, तो वो CWIP में पड़ी होंगी, ठीक है। तो बताएं जी क्या एंट्री आई। पीपीई में बिल्डिंग चली जाएगी, डेबिट, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ बिल्डिंग क्रेडिट। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। अब जिस दिन ये 100 रुपए की बिल्डिंग पीपीई में ट्रांसफर हुई है ना, उस दिन ये रेडी टू यूज थी असल में, तो उस दिन से इसकी डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी, क्योंकि जब एसेट रेडी टू यूज होता है तब उसको डेप्रिशिएट करना शुरू करते हैं। यानी 2014 के अंदर जो 91 रुपए का CWIP पड़ा, इसने डेप्रिशिएट, ठीक हो गया। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है जी, 44 आ गया। अब ये 44 कहाँ चला जाएगा जी, बैलेंस शीट में जाएगा CWIP के नाम से, हाँ, क्योंकि ये पीपीई नहीं है। तो 2015 की अगर बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें भी नॉन करंट एसेट्स में नज़र आता है ये, लेकिन नज़र आता है अलग थलग, पीपीई में मिक्स नहीं करना आपने, ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल जहनों में ये आ सकता है, बचपन में कॉन्सेप्ट तो पढ़ा था लेकिन ये नहीं पता होगा शायद कि नॉन करंट एसेट्स में इसको रखना होता है। तो एक सवाल पैदा हो सकता है दिमागों में, ये तो ऐसे 6-8 महीने में ख़त्म हो जाना है, इसको करंट एसेट में रखना चाहिए ना। ये सवाल तो पैदा होना चाहिए था, नहीं हुआ तो पहले पैदा करें सवाल, ठीक है। अगर ये 2-4-6 महीने में CWIP खत्म हो जाना है और पीपीई बनना है, तो ये तो एसेट 2-4-6-8 महीने में खत्म हो जाएगा, तो इसको करंट में रखना चाहिए। असल में ये एक ऐसा एसेट है आरजी कि जिसने अल्टीमेटली बनना नॉन करंट एसेट ही है, क्योंकि ये पीपीई में ही जाना है, ठीक है। ये कुछ अरसे बाद जाएगा, पर जाएगा कहाँ पे, नॉन करंट एसेट्स में, तो इसको फिर क्लासिफाई करते ही हम कहाँ पे हैं, नॉन करंट एसेट में, पीपीई के बाद बस अलग से, ठीक है। ये कूलिंग नहीं कर रही है, मुझे गर्मी लग रही है। अच्छा जी, अब ये सारी बात जो है आपको मैंने इसलिए की कि दरअसल ये जो आपको मैंने दिखाया ना, ये इतना हिस्सा, ये आपके सवाल के अंदर एडजस्टमेंट मौजूद है। असल में वो यहाँ से शुरू हो रही है। उन्होंने बताया जी 31 दिसंबर 14 पर जो क्लोजिंग बैलेंस है उसमें अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे इतना लग चुका था, ड्यूरिंग द ईयर इतना एडिशन आया है, और फिर इस ईयर में इतना कंप्लीट होकर ट्रांसफ़र हो गई है, तो फिर क्लोजिंग इतना होना चाहिए। अब ये एडजस्टमेंट नंबर 1 है, ठीक है जी। आपके सवाल की आपने पढ़ा था ना सवाल, अब ये पढ़ें ज़रा। यहाँ पे उसने लिखा है फॉलोइंग हैड FM हैड द फॉलोइंग टेंजिबल फिक्स एसेट्स एट 31 दिसंबर 2014, और हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, शो द डिस्क्लोजर अंडर IS 16, बेसिकली पीपी के नोट को कहते हैं, इन रिलेशन टू फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, इन द नोट्स टू द पब्लिश्ड अकाउंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर। तो हमने 15 का नोट बनाना है, तो ये तो 14 का डेटा दिया हुआ, इसका क्या करें। वो जो कल आपने रोल के खप के, कल वाला लेक्चर किसी का रहता हो, कल छुट्टी की हो, देखा ना, रह गया ना, क्यों रहता है वैसे, यूट्यूब पे तो आया होगा, ऐसे ना कहो। क्यों नहीं मिला भाई, ज़रा हमजा को बुलाएं मैसेज करके, इधर ही बुला लें, पूछ लेते हैं ना। अच्छा चलें, बहरहाल शुक्र है आप फिर आज आ गए, है ना। अच्छा, क्या कह रहा था मैं असल में, हाँ, कल जो हमने रोल के ओपनिंग निकाला था ना, वो आपको नहीं निकालना पड़ेगा, वो उसी लेक्चर में निकालना है, ठीक है ना। आज वही आपको रेडी स्टेडी एप्पल गो मिल गया। 31 दिसंबर 14 का क्लोजिंग क्या है, 1 जनवरी 15 का ओपनिंग, यानी कल वाले सवाल की तरह आज खपना नहीं पड़ेगा, आज आसानी है, ठीक है। लेकिन ये सारे ओपनिंग क्या है, ये ओपनिंग कॉस्ट, ये ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये तो हम कहीं नहीं लेके जाते। तो ओपनिंग कॉस्ट ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में नजर आएगी, और ओपनिंग एक्यूमुलेशन उस सेक्शन में नजर आ जाएगी। ये सवाल से उठा के वहां लिखने के भी नंबर है मौजे, ठीक है। अच्छा, आगे कहता है, अच्छा यहाँ पर देखो तो लैंड है अलग, बिल्डिंग्स अलग, प्लांट मशीनरी अलग, फिक्सचर अलग। ये लैंड एंड बिल्डिंग अलग हों, इकट्ठे भी हो सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग भी कर सकते हैं, लैंड अलग बिल्डिंग अलग, तो फिर तो पक्का अलग ही रखो। लैंड एंड बिल्डिंग इकट्ठा हो तो इकट्ठा भी कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं,
लेकिन यहाँ तो हम अलग ही रखेंगे, ठीक है। तो लैंड है एक क्लास ऑफ एसेट, बिल्डिंग दूसरी उन्होंने बनाई हुई है, तीसरी, चौथी, और पांचवा क्या है, इसको कैसे क्या कहते हैं जी, इसको कैपिटल वर्क इन। अब 31 दिसंबर 14 पर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का बैलेंस आ रहा है 91, जो 1 जनवरी 15 का ओपनिंग है। तो मैंने बेसिकली ये एग्जांपल यहाँ पर आपको बना दी। मैंने इसलिए कहा था कि ये जो 35, 40, 16 है ना, ये मैंने ऐसी अज्यूम की थी फिगर्स, असल में तो 91 तक मैंने पहुँचना था। तो पिछले साल ये 14 में इतना काम होकर ये क्लोजिंग सीट हो जाती था। हमने बस इस साल को अगर देखना है तो ये हमारा जो लेजर सामने है, साथ कॉन्सेप्ट भी आ गया, साथ सवाल की एडजस्टमेंट भी डिस्कस होगी। अब मेरा सवाल, रिक्वायरमेंट क्या है, पीपीई का नोट बनाओ। तो मुझे बताओ इस लेजर के अंदर पीपीई से रेलेवेंट क्या चीज है, सिर्फ ये इतने गुस्से में क्यों है जी, पीपीई से रिलेटेड तो ये बिल्डिंग है, यानी आपके पीपीई के अंदर बिल्डिंग का कॉलम आएगा, क्योंकि बिल्डिंग एक क्लास नजर आ रही है आपको, ठीक है। उस कॉलम के अंदर एडिशंस आते हैं। ये दरअसल क्या है, ये ट्रांसफर टू पीपीई का दूसरा मतलब एडिशन इन पीपीई भी होता है, ऐसे ही है ना। और बोलो, ये हमने बिल्डिंग खरीदी नहीं है बल्कि खुद बनाई है, बस इतना सा फर्क है। ओके, ये मिटा क्यों नहीं रहा इसको, वो सही कर गया। चले खैर, अब ये एडजस्टमेंट होगी, समझ आ गई। अब पीपीई के नोट के लिए तो इतना काफ़ी है कि हम सिर्फ बिल्डिंग वाले कॉलम में एडिशन लिखेंगे 100 का, ठीक है, ये बात समझ आई। लेकिन चूंकि CWIP ने भी एक्सट्रैक्ट्स में आना होता है, ये उसी का हिस्सा है, तो सब नोट के अंदर ये लेजर की मूवमेंट बना देंगे, मेरे ख्याल में तसल्ली हो जाएगी, काम हो जाएगा हमारा। ओके, सही है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट, अच्छा जी, अब ओपनिंग बैलेंसेस का पता लग गया, ये ओपनिंग थे, और देखो इसकी डेप्रिसिएशन भी नहीं नज़र आ रही। और दूसरा, अब फर्दर कॉस्ट ऑफ, ये पढ़ें आप, फर्दर कॉस्ट ऑफ 53 आर इनकर्ड ऑन बिल्डिंग बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय कंपनी एंड आ बिल्डिंग कॉस्टिंग 100 इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये मैंने असल में उस एडजस्टमेंट में डाल दिया, डन। फिर आ डिपॉजिट ऑफ 20,000 इज पेड फॉर न्यू कंप्यूटर सिस्टम विच इज अनडिलीवर्ड एट द। अब डिपॉजिट का मतलब क्या है, एडवांस। तो ये कॉन्सेप्ट आपको है, पता नहीं है कि नहीं, इंट्रो का ही कॉन्सेप्ट है। जब आप एडवांस पे करते हैं फॉर फिक्स एसेट तो उसकी एंट्री होती है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, उसको डेबिट करके कैश को क्रेडिट कर देते हैं। एम आई राइट? आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब तक एसेट आ नहीं जाता आप पीपीई को कैसे डेबिट कर सकते हैं, तो इसको कहा करते थे आप एडवांस फॉर प्लांट। तो एडवांस डेबिट, कैश क्रेडिट होना है। और जब एसेट आ जाया करता है तो आप एंट्री कर लेते हैं पीपीई डेबिट एडवांस क्रेडिट। लेकिन अभी तक ये कंप्यूटर सिस्टम क्या है, अनडिलीवर्ड है, इसका मतलब ये आया ही नहीं, ठीक है। तो फिर इस एडजस्टमेंट को हमने सवाल में क्या करना था, इग्नोर, ठीक है। ये क्या है जी, एट टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस, ऐसे ही है, ठीक है। कितना आता है, क्या है ये 20, बोलो। और उसके बाद जब एसेट डिलीवर हो जाता है तो एंट्री की जाती है, लेट से पूरे पैसे ही हमने एडवांस में दे दीजिए, आधे भी हो सकते थे। पीपीई डेबिट एडवांस क्रेडिट करते हैं, लेकिन ये कब किया जाता है, एट टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ एसेट, एट डिलीवरी ऑफ एसेट। एसेट जब डिलीवर होगा तो तभी रिकॉर्ड करेंगे, वो तो अभी हमारे सवाल में अनडिलीवर्ड है कह रहा है ईयर एंड पे। तो इसका मतलब ये दूसरी एंट्री अभी हमने नहीं करनी, पहली एंट्री करनी है। और पहली एंट्री का पीपीई के नोट की सेहत पे कोई असर नहीं है। हाँ, अगर कोई एक्सट्रैक्ट्स बना रहा होता तो उसको करंट एसेट्स के अंदर एडवांस फॉर कंप्यूटर नजर आ जाता, ऐसे ही है। और 2015 में कितना, 20, पिछले साल में कोई नहीं था, सही है। वैसे ही बात कर दी, हालांकि ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बात समझ आई है। तो इस एडजस्टमेंट को सवाल में क्या करना है जी, इग्नोर करने के लिए, ठीक है भाई। एफएआर का लेक्चर कल कितने बजे अवेलेबल हुआ था यूट्यूब पे और पोर्टल पे, जरा पूछ के आए सर से। अच्छा जी, उसके बाद एडिशन टू प्लांट वर 154, वेरी सिंपल। असल में ये वो सवाल है जो मैं सबसे पहले करवाता होता हूँ नोट का, लेकिन आप लोग तो चीते और चीतियां हैं, आप लोगों ने वो सवाल कर लिया पहले, और वो भी खुद घर पे। पता नहीं कल कम बच्चे थे, जितने बच्चे आज जो कल नहीं आए थे,
सूकी वाला सवाल घर पे पहले अटेम्प्ट किया था, लेक्चर लेने से पहले किया था। लेक्चर चलो जिन 2-4 नहीं लिया, कितनों ने किया था हाथ खड़ा करें। अच्छा 50% सही हो गया था तो हाथ खड़ा रखें, इससे ज़्यादा वाले भी हाथ खड़ा ही रखेंगे, जाहिर है कम से कम 50% सही हो गया था। ये यकीन माने बड़ा कमाल है। तीसरे नंबर पे सवाल जो कराता हूँ आपने पहले नंबर पे कर लिया, तो ये पहले नंबर वाला मैं अब दूसरे नंबर पे करा रहा हूँ। लेकिन ये सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ कि थोड़ी और कहते हैं ताकीद मजीद, थोड़ी और ज़रा स्ट्रेस हो जाए, थोड़ा और फॉर्मेट पे काबू आ जाए, क्योंकि आपने ये नोट किया है और करेंगे कि नोट तो कुछ भी नहीं, बस इतनी सी बात है। अब नोट में एडजस्टमेंट सारी आपको आती है, लेकिन नोट को काबू करना सिर्फ काम है, वो सीख रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा तो एडिशन ऑफ प्लांट, सीधा एडिशन दिया हुआ है, प्लांट वाले कॉलम में एडिशन में लिख दोगे, ठीक है। हाँ एक छोटा सा मसला है, एडिशन को डेप्रिशिएट करना होता है डेट ऑफ एडिशन से, सवाल में एडिशन की डेट गिवन नहीं है, क्या करें, साल का पहला दिन अज्यूम करेंगे। ये सारी अकाउंटिंग के लिए असूल है। एडिशन या डिस्पोजल की डेट परचेज या डेट ऑफ सेल अगर मिसिंग हो सवाल में, बल्कि लिख लें अपने पास, एडिशन या डिस्पोजल की डेट सवाल में गिवन ना हो तो साल का पहला दिन अज्यूम करते हैं। और ये सारी अकाउंटिंग के लिए है, सिर्फ इस टॉपिक ये सवाल के लिए नहीं है। एडिशन या डिस्पोजल की डेट सवाल में मिसिंग हो तो साल का पहला दिन अज्यूम करना है। ठीक है, तो जब डेप्शन करने लगेंगे तो इस 154 को पहले दिन से डेप्शिएट करना है, ओके। अच्छा आगे पढ़ो, एडिशन टू फिक्सचर्स, इस जुमले को भी ना पढ़ें, आर 40,000, ये क्या है, सिंपल एडिशन, इसकी भी डेट गिवन नहीं है, ये भी साल के पहले दिन से, गॉट इट, सही है। अच्छा उसके बाद बीच वाली लाइन क्या कहती है कि इस 40,000 में ये एडवांस शामिल नहीं है, तो आप कहें शुक्र है, क्योंकि अगर इस 40 में वो 20 शामिल होता तो आपको वो निकाल कर 20 का एडिशन लिखना पड़ता। ये तो शुक्र है कि ये बीच में शामिल नहीं है, ओके, ये ब्रैकेट बीच में शामिल नहीं है 40 के अंदर, तो सिंपल एडिशन इसका मतलब उसके अलावा वाला। ये बात किसी को समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं, सिंपल बात थी। चलें आगे, नहीं फिर भी पूछ सकते हैं, सिंपल भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है, जरूरी नहीं कि तिलों वाली ही पूछनी है आपने, सादी भी पूछ सकते हैं बात। फॉलोइंग एसेट्स आर सोल्ड, एक प्लांट बिका है और फिक्सचर, डेट ऑफ सेल भी गिवन नहीं है, साल का पहला दिन, मतलब एक रुपए की डेप्शन भी इस साल में हमने रिकॉर्ड नहीं करनी। इतना सिंपल सवाल है ये। सिर्फ इस सवाल के अंदर क्या टारगेट है, काबू कैसे करना है, नोट को काबू कैसे करना है, एडिशन आए तो कैसे लिखना है, डिस्पोजल आए तो क्या करना है। होपफुली आधा मसला तो शेर दिल वाला यहाँ से हल हो जाना है, क्योंकि डिस्पोजल आपने किसी सवाल में देखा नहीं था, बस ये मसला था। हालांकि वही 2 स्टेप्स थे, अक्यूमुलेटिव के सेक्शन में माइनस करना था अक्यूमुलेशन को, और एसिड के सेक्शन में ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में माइनस करना था उसकी कॉस्ट को या रीवैल्यूड अमाउंट। मसला कोई नहीं था, लेकिन चलो एक दफ़ा देख लेंगे, 2 डिस्पोजल हैं, करेंगे। उसके बाद नंबर 6, लैंड एंड बिल्डिंग्स वर रीवैल्यूड, साल के पहले दिन, टू 1500 ऑफ विच लैंड इज 900। इसका मतलब फिर क्या हुआ, अगर 900 लैंड है तो फिर 600 क्या है। अच्छा वैसे भी तो अलग अलग ही है, चेक करो, कॉस्ट भी देखो तो 500 लैंड है और 400। अब 500 वाला लैंड तो 500 पे ही होगा जितने मर्जी साल जिंदगी गुजर गए हों, लेकिन बिल्डिंग 400 पे नहीं है, बिल्डिंग 400 माइनस 80 320 पे नज़र आ रही होगी। तो 2 अलग अलग वर्किंग्स करेंगे, लैंड की अलग, बिल्डिंग की अलग। रीवैल्यूएशन आपको आती है, और रीवैल्यूएशन को नोट में डालना भी अब आपको आता है, कल सवाल में देख लिया हमने। तो ये तो आपकी फेवरेट एडजस्टमेंट बनी फिर रही है ना आजकल, रीवैल्यूएशन वाली, ठीक है। यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज अनचेंज्ड, द बिल्डिंग्स वर परचेज्ड 10 years बिफोर। अब 10 साल पहले बिल्डिंग्स खरीदी थी और कह रहा है बिल्डिंग की लाइफ अनचेंज्ड है, इसका मतलब रिमेनिंग लाइफ जब निकालनी होगी तो टोटल में से 10 माइनस करेंगे। पर मुसीबत क्या है, टोटल लाइफ सवाल में गिवन ही नहीं है। बिल्डिंग का रेट तो फिर क्या होगा, रेट से लाइफ निकलती है, कसमें 1/रेट, क्योंकि ये रेजिडुअल वैल्यू का कहीं जिक्र सवाल में है नहीं, तो 0 ही अज्यूम करेंगे ना।
तो फिर सादे वाले फॉर्मूला से ही आपने 50 साल, ये उसकी ओरिजिनल लाइफ है, 10 गुजर चुके हैं तो रिमेनिंग, ये रिमेनिंग इसलिए मैंने बोला कि आफ्टर रीवैल्यूएशन तो हमें रिमेनिंग लाइफ चाहिए होती है। भाई आपके लेक्चर पूरे हुए? कितने रहते हैं? तकरीबन 8 रहते हैं। जी भाई कितने बजे हुआ था? चलो क्लास के बाद मुझे मिलें। और आज वाला लेक्चर ना ये मतलब ये कि बच्चे कह रहे हैं रात को अपलोड हुआ है। मुझे फिर आप लिंक भी भेजें उसका, जो भेजा हुआ था मुझे या टीएस को। लिंक क्यों नहीं भेजा फिर ग्रुप्स में बच्चों के? नहीं तो आपको पता होना चाहिए अगर लेक्चर यूट्यूब पे जा रहा है तो। चलें अभी इस क्लास के बाद मिलते हैं ना ज़रा। बच्चे कह रहे हैं 9 बजे के करीब अपलोड हुआ है, इसको कंफर्म कर लें। हाँ करके मुझे फिर क्लास के बाद बता दें आप। और आज काइंडली आप 12 बजे तक कर दें, 12 बजे तक आज हो जाना चाहिए। हालांकि कल संडे है, लेकिन चलो अब जो हो गया उसका तो कुछ हो नहीं सकता ना। अच्छा जी, ये बात भी समझ आ गई। तो बस फिर सवाल में रह ही क्या गया, सवाल करना ही रह गया बस। एक ही क्वेश्चन है ना। हाँ बोलो। हाँ लेकिन वो बन नहीं रहा ना, वो कंप्यूटर किसी के और पास पड़ा है। ये हमारे पास बन चुका होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग हमारे पास बनी खड़ी होती है, तो हमारा ही एसेट है जितना बन गया। ठीक है, वो एडवांस दिया हुआ है, एडवांस भी रिटर्न हो सकता है। बात समझ आ रही है? एडवांस को आपने करंट एसेट्स में रखना है। हाँ अगर ये एडवांस आपने दिया कंप्यूटर के मद में और कंप्यूटर आना है 2 साल बाद, तो ये नॉन करंट। ठीक है, क्योंकि एडवांस बताते खुद क्या है, वो एडवांस कोई एसेट है वो एसेट मतलब वो एडवांस कैपिटलाइज होना है नहीं। एडवांस तो पेमेंट हमने की हुई है, असल में तो कंप्यूटर ने आगे कैपिटलाइज होना है, इसलिए थोड़ा सा फर्क है दोनों में। ठीक है, सवाल करें? लो जी, क्लास शुरू होने से पहले मैंने इस सवाल को बच्चों कहा पढ़ें, और ये हमने फॉर्मेट मेन बॉडी बना ली। जो मैंने आपको कहा हुआ है कि सवाल को 2 दफा रीड करना है और पर्चे में आपने मेन बॉडी सवाल की पहले बनानी है, जिसके अंदर नाम नोटशुदा एफएस लिखेंगे ना पर्चे में। फेल होने वाले लिखेंगे एफएस, सही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखना, आप लोग पास होने वाले हो जी। फॉर द ईयर पूरा लिखना है, 31 पूरा 31 पूरे होता है, दिसंबर पूरा, 2015 पूरा। ठीक है, 15 है ये। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कोई भी नंबर लगा दें यहाँ पे, 1 2 3 4 10 20 25 जो भी। ठीक है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, ट्रांसफर, रिवैल्यूएशन, क्लोजिंग, मैक्सिमम अभी तक जितना पड़ा है उसमें मैक्सिमम ये नोट। ठीक है, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब सवाल में हमने पढ़ लिया, इसीलिए कहा 2 दफा सवाल पढ़ के फॉर्मेट बनाना है। सवाल में हमने पढ़ा स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन, तो कल लेक्चर में बताया था आपको, जुमला लिखवाया था, किस किस को पता है वो लिखवाया था? हाँ, बाकी ने लेक्चर नहीं ना होया हमने ये। बहरहाल आपको मैं फिर बता देता हूँ, लेकिन कल वाला लेक्चर लेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें रीएनफोर्स हो जाएंगी और ज़्यादा। ठीक है, हमने लिखा था अगर ईयर स्टार्ट रिवैल्यूएशन हो तो इस सेक्शन में ओपनिंग के बाद पहले ट्रांसफर लिखो फिर डेप्रिसिएशन, और अगर ईयर एंड रिवैल्यूएशन हो तो इस सेक्शन में ओपनिंग के बाद पहले डेप्रिसिएशन फिर ट्रांसफर। इसका फायदा भी कल हमें नजर आ गया था, आज भी नजर आएगा आप लोगों को। कल वाला लेक्चर लेकर दोबारा ये फायदा नजर आएगा। ठीक है, तो अगर ईयर स्टार्ट रिवैल्यूएशन हुआ करेगी तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के सेक्शन में ओपनिंग के बाद पहले क्या लिखा करेंगे? ट्रांसफर। और अगर ईयर एंड रिवैल्यूएशन हुआ करेगी तो ओपनिंग के बाद क्या लिखा करेंगे? डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर ट्रांसफर। सही है। अच्छा, इससे फायदे को स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ, ये फायदे की बात है, एक टिप है छोटी सी, जिससे गलती के चांसेस कम हो जाते हैं बच्चों के। ठीक है, पर्चे में। ओके, अच्छा, उसके बाद हमने देखा था लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है। P&M नहीं लिखना पर्चे में, आपने पूरा लिखना है, ऐसे लिख लेना, प्लांट ऊपर मशीनरी नीचे, कोई मसला नहीं, ऐसे कर। ठीक है, फिर फिक्सचर्स एंड फर्नीचर जो भी है। और चूंकि आज वाले सवाल में उसने नहीं लिखा टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड, तो इट मींस इट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज टोटल का कॉलम एक इंटेग्रल पार्ट है नोट का, उसी के तो एंड वाली फिगर उठ के बैलेंस शीट के मुंह पे जाती है। ठीक है, अच्छा, नोट बन गया जी। ये नोट की मेन बॉडी आ जाया करेगी, ये आपका पहला सफ़ा। ठीक है जी, उसके बाद आप अगला सफ़ा पलटेंगे और आप दूसरा सफ़ा छोड़ देंगे जिसमें आप सब नोट्स बनाया करेंगे। ठीक है, सब नोट्स ऐसे 7.1 7.2 इस तरह से करके। ठीक है, और फिर तीसरे सफ़े से आपने शुरू करनी होंगी वर्किंग्स। ठीक है, तो ये जनाब मैं अब तीसरे सफ़े पे आ गया हूँ। अच्छा, अब
सबसे पहले क्या करना पसंद करेंगे? बिल्डिंग से भी पहले बेटा आपको ओपनिंग लिखने चाहिए थे। सबसे पहले आपको हम ओपनिंग लिखना चाहेंगे। मुफ्त के नंबर लें, ये हर फिगर वहां से उठा के ओपनिंग वाली भी इधर लिखने के नंबर हैं। कॉन्सेप्ट है ओपनिंग बैलेंस लिखना, ठीक है, एसिड का। तो ये 31 दिसंबर 14 का मतलब यकम जनवरी 15। देखो ना, ये देखो, ये 15 का नोट है तो ओपनिंग बैलेंस होगा यकम जनवरी 15 पे, क्लोजिंग होगा 31 दिसंबर 15 का। ये लिखने की जरूरत नहीं होती, आपके लिए लिख रहा हूं बस। यकम जनवरी 15 का ओपनिंग एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन और 31 दिसंबर 15 का होगा क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। ठीक है, तो यकम जनवरी 2015 मतलब 31 दिसंबर 14 ही है ना? तो बोलो, सवाल में गिवन है। तो ये 31 दिसंबर 14 यानी यकम जनवरी 15 पे कॉस्ट यानी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट्स गिवन है, जिसमें से इसको पीपी के मेन नोट में हमने नहीं रखा, इसका देख लेंगे, छोटा सा सब नोट डाल लेंगे, ठीक है। और ये चारों आ गए, ये इनकी एक्यूमुलेटेड। ओहो, इसकी एक्यूमुलेशन नहीं आ रही, लैंड एप्रिशिएट नहीं होता, ठीक है। तो ओपनिंग लिखवाओ, ओपनिंग जल्दी से। 500, 400, 1613, 390 टोटल। फिर आप लिख लेना, आप साथ साथ लिखते जाइएगा टोटल, ठीक है ना, ताकि एंड में मुझे टोटल चाहिए हो तो आप कर लें फटाफट। ये लिख लिया होगा आपने टोटल ना, फौरन साथ साथ ही कर दिया करें। फिर मुफ्त के थोड़े से और नंबर पड़े हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0, 80, 458 और तो 0, 80, 458, 140 पूरा यहां पे टोटल आपने लिख लिया। अब ये इसके नंबर हैं, कोई मसला? सवाल ना ऐसे हो ना, ऐसे आज ये पहले दिन होता अगर तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता। अब पहले दिन मैंने आपको दूसरा करा दिया, टाइम ज़्यादा लगा लिया हमने। अच्छा, वो टेक्निकल ज़्यादा था सवाल, क्योंकि उसमें आपको ओपनिंग बैलेंसेस गिवन नहीं थे। तो पहले साल में ओपनिंग निकालना एक टफ आस्क है भाई। पिछले ऐसी तो सब सही है, ये करा दूँ 23, 25, 24, 25, 26, ठीक है। चलो भाई को चीखे से आ रही थी, मौसम गड़बड़ हुआ ना थोड़ा सा। अच्छा जी, यहाँ तक को मसला, इसको फिलहाल हमने छोड़ दिया, इसका कॉन्सेप्ट आपको मैंने दे दिया हुआ है, ओके। अच्छा, अब बल्कि मैं तो कहता हूँ CWIP का भी नबेड़ ही देते हैं काम, ठीक है। CWI चलो छोड़ो बाद में। सबसे पहले अब क्या करना है? आपने कहा जी सबसे पहले हमने बिल्डिंग्स को करना है, ऐसा ही है। चलो अब एक चीज पहले डिसाइड कर लें, रीवैल्यूएशन किन बिल्डिंग्स की हो रही है? जो पुरानी चली आ रही थी या जो इस साल ट्रांसफर हुई है CWIP से? जी देखें, पहली बात जो ट्रांसफर हुई हैं, ये जब जुमला क्या लिखा, आप बिल्डिंग कॉस्टिंग कंप्लीट ड्यूरिंग द ईयर, किस दिन ट्रांसफर हुई है ये लिखा नहीं हुआ, तो इसके लिए हम अज्यूम करेंगे कि यह साल के पहले दिन पे ट्रांसफर हुई है। लेकिन स्टिल ये वो बिल्डिंग तो नहीं है जिसको रीवैल्यू करें, क्योंकि ये जिस दिन आई है उस दिन ये अपनी, जब ये एसेट हम रिकॉर्ड करते हैं उस दिन तो वो उसकी फेयर वैल्यू ही उसकी कॉस्ट होती है, ठीक है ना। तो वो रिमेनिंग बिल्डिंग्स पुरानी जो थी उनको रीवैल्यू किया गया, इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, बस एंड पे इसका एडिशन डाल देंगे, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए नहीं, हाँ ओपनिंग बिल्डिंग्स पे लगेगा। ये ओपनिंग में नहीं पड़ी हुई थी, इसके पीछे मैंने क्या लॉजिकल रीजन ली है, हालांकि असल अच्छा होता सवाल में वो यूं लिखता लैंड एंड एग्जिस्टिंग लैंड एंड बिल्डिंग्स वर रीवैल्यूड ऑन यकम जनवरी, तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। बहरहाल सवाल तो मैंने नहीं बनाया, सवाल जैसे है वैसे ही है, ओके। लेकिन कॉमन सेंस की बात है, जो बिल्डिंग आज ही आई है वो तो रीवैल्यू नहीं ना हो रही होती, ठीक है, क्लियर है ये। वैसे भी वो ड्यूरिंग द ईयर आई है, वो यकम जनवरी 15 पे थी नहीं, वो दौराने साल आई है। वो फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस हमने अज्यूम किया कि वो साल के पहले दिन आई थी, असल में तो साल के पहले दिन नहीं ना आ गई, तो साल के पहले दिन तो फिर वो पड़ी ही नहीं थी, वो तो दौराने साल आई है, इसलिए उसको साइड पे रखिएगा, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। वो असल में मैं पहले पॉइंट डिस्कस कर गया, वरना वो मैं जिक्र ही ना आता, हम बिल्डिंग्स कर रहे होते बेहतरीन, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए वो साइड पे हो गई, वो एडिशन में आएगी इंशाल्लाह, ओके। फिलहाल आपका लैंड है 500 का
कॉस्ट पे पड़ा है, और बिल्डिंग है 400 की कॉस्ट से पड़ी और उसकी डेप्रिसिएशन भी है, और ये लैंड एंड बिल्डिंग हमने रीवैल्यू किए हैं। अब हम रीवैल्यूएशन को ही पहले कर लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, कर लें। तो वर्किंग नंबर 1 हमारी वर्किंग वाले पेज के ऊपर हम आ चुके हैं, ये हमारा पेज नंबर 3 जो है, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 1, डेट, डिस्क्रिप्शन, लैंड ना कर लें पहले, लैंड, रीवैल्यूएशन, सरप्लस, प्रॉफिट और लॉस। अब देखो एक दफा 31 दिसंबर 2014 मैंने लिखा है, अभी जरा नोट ना करिएगा 1 मिनट के लिए प्लीज। नंबर 1 ऑप्शन 31 दिसंबर 14 पर हम लिखें कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड, ठीक है। लैंड का नहीं होता, मैं फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, लैंड की डिडक्शन नहीं होती, ठीक है। मैं ऐसे कह रहा हूं, ऑप्शन 1 कॉस्ट लिखें एक लाइन में, अक्यूमुलेटेड डिडक्शन लिखें दूसरी लाइन में, और तीसरी लाइन में जाकर लिखें बुक वैल्यू। वो अलग बात है कि ये लैंड है, इसकी डेप्रिसिएशन क्या आनी है 0, और ये क्या बन जाना है 500। लेकिन मैं ज़रा इस फॉर्मेट से ज़रा थोड़ा सा आपको बचाना चाह रहा हूँ। जब बुक वैल्यू ही निकालनी है तो 3 लाइनों में क्यों निकालें? मैं पहली लाइन में भी तो ये बुक वैल्यू लिख सकता हूँ कि नहीं? मैं ये करने लगा हूँ कि मैं यहाँ पर 31 दिसंबर कर लूँ, ये 31 दिसंबर 14 पे डायरेक्ट ही मैं क्या लिख रहा हूँ बुक वैल्यू, जिसमें मैं लिया करूँगा कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड। वो मेरे इस सवाल के अंदर है नहीं, तो इससे मेरी 3 लाइनें बच गई, मेरा टाइम बच गया। ये बात किसी को समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ ले मैंने क्या किया, ठीक है ना। 3 लाइनों से बचाया है, इसकी इजाज़त है मुझे। बिल्डिंग में जैसे आप लिखें कॉस्ट 400 और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है 80, और फिर बुक वैल्यू लिखें 320। उससे बेहतर क्या है, बुक वैल्यू के आगे लिखें 400 माइनस 80, तो आपकी 3 लाइनें बच गई, बहुत टाइम बच गया। ओके, इसकी इजाज़त है मुझे। अच्छा, अब ये जनाब 500 पर नजर आ रहा है, नजर भी आ रहा है 500 पे ओपनिंग बुक वैल्यू। ये 31 दिसंबर 14 की बुक वैल्यू, यही यकम जनवरी 15 की ओपनिंग बुक वैल्यू बन गई 500 माइनस 0, सही है। अब यकम जमाई न लो यार, जमाई न लो। यकम जनवरी 15 पे क्या किया हमने, बिल्डिंग और लैंड को किया रीवैल्यू टू 1500। टू का मतलब क्या है, 1500 पर ले गए, मतलब ये रीवैल्यूड अमाउंट है। कभी सवाल में ऐसी शरारत भी कर सकता है कि सरप्लस की अमाउंट दे दे, जरा ध्यान से पढ़ना है, लेकिन नॉर्मली सवाल में रीवैल्यूड अमाउंट ही देता है, यानी फेयर वैल्यू, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग को ले गए हम 1500 पर, ठीक है। अब इस 1500 में वो कह रहा है लैंड इज 900, तो फिर बाकी बिल्डिंग है, लेकिन फिर मुझे क्या चाहिए, लैंड। क्या करेंगे, एक लाइन खाली छोड़ देंगे यकम जनवरी 15 पे और रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे। कितनी है जी रीवैल्यूड अमाउंट 900, तो 400 का सरप्लस आ गया। तो लैंड वाला सवाल आपको मैंने होमवर्क में दिया था, एक था या 2 थे, वो जब पहले दिन वो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, याद आ रहे हैं, बुक आने से पहले। फिर बुक आई होगी तो आपने उम्मीद है सोल्यूशन चेक भी किए होंगे, हाँ, खेत मिट्टी चेक किए होंगे। अच्छा, लैंड आसान है क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन वाला रोला है ही नहीं, ना रीवैल्यूएशन के दिन ट्रांसफर की एंट्री की टेंशन, ना आफ्टर रीवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन रिमेनिंग लाइफ वाली टेंशन। लैंड तो सबसे आसान एसेट है अगर रीवैल्यू हो जाए तो, ठीक है। तो देख लो, एक लाइन खाली छोड़ी थी, रीवैल्यूड अमाउंट लिखी थी और सरप्लस आ गया, कोई लॉस पहले पड़ा नहीं है। तो ये जनाब रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस, ठीक है जी। अब इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, होती नहीं है, तो फिर ट्रांसफर भी नहीं है, तो फिर यही क्या बन जाएगा। लेकिन मैंने फॉर्मेट इसलिए बना दिया कि अभी थोड़ी देर में बिल्डिंग आएगी, तो वर्किंग का फॉर्मेट तो यही होना है ना, ताकि आपका ज़रा मैच हो जाए काम। प्रैक्टिस करते जा रहे हैं हम और हर दिन कंफर्टेबल होते जा रहे हैं हम, एम आई राइट। नोट ने डराया था पहले दिन आके फॉर्मेट ने, लेकिन नहीं, थोड़ा सा डराया होगा, लेकिन आपका दिन में वही बात चल रही थी कि उस्ताद ने कहा था नोट तो है कुछ, नोट में कोई ऐसी चीज जो कहें कि जी ये नोट ने बड़ा तंग किया आके। हाँ, एडजस्टमेंट नहीं पढ़ी, लेक्चर्स
लेते हुए ध्यान नहीं दिया था जब चीज़ें पढ़ रहे, जब एडिशन पढ़ाया था, डिस्पोजल पढ़ाया था, एक्सचेंज पढ़ाया था, एस्टीमेट चेंज पढ़ाया था, जब उधर ध्यान नहीं दिया था तो यहाँ पे मसला आ रहा है। वो उन एडजस्टमेंट्स का मसला होता है, नोट तो कुछ भी नहीं है। अब मैं कहता हूँ लैंड को पूरा कर देते हैं, ठीक है? इजाज़त है? अब जनरल एंट्रीज है नहीं, तरतीब वर्किंग में रीवैल्यूएशन के दिन एक लाइन खाली छोड़ी थी, रीवैल्यूड अमाउंट लिखी, सरप्लस लॉस आ गया। और जनरल एंट्रीज में रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज होती हैं, पहली ट्रांसफर ऑफ अक्यूमुलेटेड डेप्शन टू एसेट अकाउंट, दूसरी सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग। अब चूंकि लैंड है तो इसमें ट्रांसफर की एंट्री भी गई, ठीक है, और रीवैल्यू कर लेंगे और फिर डेप्रिसिएशन बाद में भी कोई नहीं है। ओके, अब पहली बात, हम 15 का नोट बना रहे हैं तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 31 दिसंबर 2014, तो मतलब 31 दिसंबर 14 पे क्लोजिंग निकालेंगे तो उसको ओपनिंग बनाना है, वो हमें सवाल ने पहले ही क्या कर दिया था, अवेलेबल कर दिया था, ठीक है? तो ये हमें सहूलत मिल गई, कल वाले सवाल में ये नहीं थी। स्टेप 1 हो गया। फिर क्या है जी, साल 15 के पहले ही दिन एसेट क्या हो रहा है, रीवैल्यू। तो रीवैल्यूएशन के दिन सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रांसफर। क्या ट्रांसफर करें, है ही नहीं बेसिकली, ना ट्रांसफर ना बाद में कुछ डेप्रिसिएशन। यहाँ पर ये सेक्शन ही रेलेवेंट नहीं होता लैंड के लिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला सेक्शन ही इररेलेवेंट है। ओके, और सही है, इसका मतलब ट्रांसफर की एंट्री तो गई बच, तो बस एडिशन तो लैंड में कोई नहीं हुआ, डिस्पोजल भी कोई नहीं हुआ, ट्रांसफर की एंट्री आई नहीं, बिकॉज इट इज लैंड नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है, इसलिए ट्रांसफर की एंट्री आई नहीं। हाँ, रीवैल्यूएशन की एंट्री आई। अब रीवैल्यूएशन मैंने कहा था मेन नोट बनाते हुए सिर्फ आपने कौन से कॉलम पे नजर रखनी है, रीवैल्यूएशन सरप्लस पे। हाँ, तो इसको छुपा दिया। आज ये दूसरा भी ओपन करेंगे, वो सब नोट्स के लिए करेंगे, ठीक है? तो हमने लैंड के कॉलम को देखा, तो लैंड के कॉलम में 400 रुपए क्या आ रहे हैं, प्लस बढ़ रहा है। तो प्लस मतलब लैंड की एसेट की नेचर डेबिट है ना, प्लस मतलब बढ़ाना है। तो यहाँ पे हमने रीवैल्यूएशन में आकर लिखा 400, और ये क्या हो गया जी, 900। बताया था आपको, निशानी है अकल वालों के लिए, जिस साल रीवैल्यूएशन होगी फिर उस साल, चाहे वो स्टार्ट ऑफ द ईयर हो चाहे एंड ऑफ द ईयर हो, अगर रीवैल्यूएशन हो गई है तो एसेट अकाउंट ने लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट ही शो करनी है, और अगर वो नहीं कर रहा तो गलती है। जैसे आपने परसों होमवर्क के अंदर सूकी वाला सवाल किया होगा, तो कोई गड़बड़ की हो तो आपके एसेट अकाउंट में कुछ और आ गया हो, खैर वो तो अब कल देख लिया था हमने। ये बात समझ आ गई? चलिए, अच्छा, अब मैं कहता हूँ स्टेप बाय स्टेप क्योंकि चीज़ सीखनी होती है, तो लैंड एक रीवैल्यूड एसेट है, तो रीवैल्यूएशन मॉडल पर अगर कोई एसेट हो तो उससे रिलेटेड 3 एडिशनल डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, वो यहीं पे देख लो, ठीक है? नंबर 1, रीवैल्यूएशन आखिरी कब हुई है और किसने की है, क्या वो इंडिपेंडेंट पर्सन था? अब ये 2 पॉइंट्स हैं बेसिकली, स्टैंडर्ड में जब डिस्क्लोजर पढ़ाऊंगा ना वहां पे 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन हम इसको एक पॉइंट में इकट्ठा कर देते हैं। तो हम ये जो जुमला लिखा हुआ था ना, अब पता लगा मैसर्स जैक्सन एंड कंपनी चार्टर्ड सर्वेयर्स का नाम क्यों लिखा हुआ था, ठीक है? तो हम यहां पर लिखेंगे द रीवैल्यूएशन इज परफॉर्म्ड, ये लास्ट रीवैल्यूएशन लिखनी होती है, चलो खैर, रीवैल्यूएशन इज परफॉर्म्ड बाय मैसर्स लिखे, मैंने पूरा नहीं लिखना, मैसर्स जैक्सन एंड कंपनी चार्टर्ड सर्वेयर्स, कॉमा रीवैल्यूएशन। ज़्यादा बेहतर हो कि लिख लें लास्ट रीवैल्यूएशन, ठीक है? वेल ये भी ठीक है, रीवैल्यूएशन वॉज परफॉर्म्ड बाय मैसर्स, सवाल से देखना है, यहां से नहीं देखना, सवाल में लिखा हुआ है रीवैल्यूएशन इज परफॉर्म्ड बाय मैसर्स जैक्सन एंड कंपनी चार्टर्ड सर्वेयर्स, कॉमा एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फर्म। आइए 16 में उसने कहा हुआ है कि ये बताया करो इंडिपेंडेंट है या नहीं, ठीक है ना? हम लिख दिया करेंगे, क्या लिखा हमने, रीवैल्यूएशन वॉज परफॉर्म्ड बाय मैसर्स जैक्सन एंड कंपनी चार्टर्ड सर्वेयर्स, कॉमा एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फर्म। वैल्यूएशन फर्म, रीवैल्यूएशन फर्म भी कह सकते हो, वैल्यूएशन फर्म ज़्यादा बेहतर है, वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है ना? एन इंडिपेंडेंट
वैल्यूएशन फर्म या यूं लिख दें एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स, आपकी मर्जी है, बस बताना इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स या इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फर्म, फिर कॉमा लगाएं और आगे ये जुमला पूरा कर दें। ये नॉर्मली सवालों में इतना लंबा नहीं लिखा होगा, इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फर्म पे फुल स्टॉप लग जाया करेगा, लेकिन जब आगे कुछ लिखा हो एक आधी लाइन में तो वो भी लिख दिया करो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग यूज वैल्यू, डिफरेंट बेसिस होती है उनकी, उन्होंने अपनी को बेस लगाई होगी, आपको इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये क्या है, जो लिखा हुआ है कॉपी पेस्ट करना है, डिस्क्लोजर है। इसका सवाल के नंबरों के एतबार से एक आधा नंबर होगा, सिर्फ क्या ये अंग्रेजी लिखने का, एक लाइन लिखनी है। रीवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय मेसर्स जैक्सन एंड कंपनी चार्टर्ड सर्वेयर्स एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फर्म ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग ब्ला ब्ला ब्ला, ब्ला 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 ना लिख देना, ना लिख देना। नेक्स्ट, अच्छा जी, नेक्स्ट है, चलो पहले रीवैल्यूएशन की मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। बच्चों, रीवैल्यूएशन सरप्लस पीपीई के नोट का पार्ट नहीं था, मेन नोट का पार्ट नहीं था, क्योंकि पीपीई के नोट में तो एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो तो यहाँ पे हो गया, तो कहीं पे रीवैल्यूएशन नजर नहीं आई। इवन उस्ताद ने एक और भी बात बार बार कर दी आप लोगों से, शागिर्दों से, कि जब पीपीई का मेन नोट बना रहे हो तो सरप्लस के कॉलम को ही छुपा दो, क्योंकि पीपीई के मेन नोट में सिर्फ दो ही चीजें हैं, एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन, और वही यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे एसेट बुक वैल्यू पे आ रहा होता है, तो पीपीई के मेन नोट में सिर्फ एसेट नजर आ रहा है। लेकिन IAS 16 ने एक एडिशनल डिस्क्लोजर मांगा कि अगर कोई एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पे है तो बराए मेहरबानी सरप्लस अगर कोई है तो उसकी मूवमेंट बता दो। अब ये मूवमेंट क्या है? वही लेजर जो मैंने आपको बनाना सिखाया था, इसी दिन के लिए बनाना सिखाया था। रीवैल्यूएशन सरप्लस लैंड का अगर लेजर में बनाऊं तो उसकी एंट्री क्या पड़ रही है? देखो, सबसे पहली एंट्री अगर दिमाग में पड़े तो एक्यूमुलेटेड डेबिट एसेट क्रेडिट, वो तो है नहीं इसमें। फिर एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस इन OCI क्रेडिट, वो रीवैल्यूएशन सरप्लस OCI में से क्रेडिट होकर कहाँ आया करता है? अपने रीवैल्यूएशन सरप्लस के कॉलम में। ये वही कॉलम है जो मूवमेंट जो लेजर बनाया था, तो बेसिकली वही कॉलम वहां बना देना। एनीवेज, यहां पर एसेट की बजाय वो एसेट का नाम ही लिख देना, लैंड डेबिट सरप्लस क्रेडिट, ये हुआ है, बोलो। फिर कोई मूवमेंट इसमें नहीं आई क्योंकि ट्रांसफर वाला चक्कर इसमें है नहीं, तो ये क्लोजिंग में भी क्या आ गया? 400। अब ये क्या है? ये रीवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट है। आप कहोगे मूवमेंट कैसे कह रहे हैं आप इसको? अभी बताता हूं। ओपनिंग डेट पर कितना सरप्लस पड़ा था लैंड से रिलेटेड? 0। कितना अरोज हुआ? 400। कोई ट्रांसफर है रिटेन्ड अर्निंग में? कोई लॉस आया हो और उसने खाया हो, ऐसी कोई एडजस्टमेंट है? तो फिर क्लोजिंग क्या है? नाउ दिस इज कॉल्ड मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। कुछ नया है तो बताओ, सिर्फ बताना था, आपको पता नहीं था कि आपको पता है कि रीवैल्यूएशन की मूवमेंट इसे कहते हैं। बेसिकली रीवैल्यूएशन की मूवमेंट पता है क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में जो आप रीवैल्यूएशन सरप्लस को कॉलम बनाते हैं, और सही है ना? ओपनिंग, जी बेटा, जी बेटा, क्या कह रहे हैं आप? कोई मसला है? सवाल में गलती है? नहीं, कोई गलती तो नहीं है ना? कोई गलती तो नहीं हुई ना? अच्छा, शुक्र है कैमरे को नहीं पता लगा है, रिकॉर्डिंग शुक्र है नहीं हो रही थी। अच्छा जी, देखो, मेरे पास ना असल में 2 एसेट्स हैं मेरे बच्चों, तो बिल्डिंग्स को मैं अलग रखूंगा, इसीलिए ज़रा पहले लैंड को शुरू कर दिया कि फिर साथ साथ नकदी हमारी ज़रा रिवीजन भी होती जाए। तो ओपनिंग बैलेंस इधर भी आएगा। फिर क्या आएगा जी? मैंने बोला अभी, अरोज। क्या जी? यानी कोई अगर इस साल रीवैल्यूएशन हुई है और सरप्लस आया है, अरोज। अच्छा, अगर इस साल रीवैल्यूएशन हुई है और लॉस आया है, पहले कुछ सरप्लस पड़ा था तो वो लॉस को खाता था, उसको कहते हैं एडजस्टेड। क्या कहेंगे जी हम? यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते थे आप, मैंने रख दिया इसका नाम एडजस्टेड। कोई एडजस्टमेंट कहते हैं कि जो कोई लॉस आए सरप्लस को खा जाए। इसका कोई और नाम आप रख लें, आप इसमें लिख दें रीवैल्यूएशन लॉस, या
या यहाँ पे लिख दें माइनस ईटन बाय लॉस, लॉस खा जाता है, लॉस खा गया है, मतलब उसका जरा मुनासिब लफ्ज मुझे लगा एडजस्टेड लिख दें, वरना आप यहाँ लिख दें ईटन, ईटन बाय रिवैल्यूएशन लॉस। क्या मतलब, सरप्लस पड़ा है अगर ओपनिंग में, लॉस आके उसको खा गया है तो वो एडजस्टमेंट जीरो माइनस करके उसने जीरो किया था, ठीक है ना। अगर कोई है तो वो आ जाएगी। मैक्सिमम चीजें लिख रहा हूं ना, जैसे यहां मैक्सिमम लिखी हुई है। फिर ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है जी, तो ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग, वैसे सिर्फ ट्रांसफर लिखेंगे पर्चे में आप, लेकिन चलो पहला दिन है मैं लिख रहा हूं, ये ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स है, ठीक है। तो कोई ट्रांसफर होगी तो आ जाएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी, और कहां पहुंच जाएंगे हम, क्लोजिंग बैलेंस। तो ये क्या बन गया जी, दरअसल ये वही लेजर है जिसको अब आपने स्टेटमेंट फॉर्म में कर दिया, तो ये बन गई मूवमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस। ओके, अब इसको जरा बनाने का तरीका भी सीख ले। इसका तरीका भी वही है, ओपनिंग बैलेंस मुझे किस दिन चाहिए, 1 जनवरी 15 पे, सही है। अच्छा, लेकिन मैं निकालूंगा 1 जनवरी 15 पे खड़े होकर नहीं, बल्कि 31 दिसंबर 14 पे जाऊंगा। 31 दिसंबर 14 पे खड़े होकर क्लोजिंग निकालूंगा, और अब सरप्लस का कॉलम बनाते हुए, मूवमेंट बनाते हुए एसेट को छुपा लेना। ये मूवमेंट ही तो है, ये मूवमेंट ही तो है, ये मूवमेंट इन रियल सरप्लस है। इसमें तो अक्यूमुलेटेड डेप्शन वाला रोला भी कोई नहीं है। जो यहां पे लिखा होगा जीरो प्लस माइनस वही वहां पे आ जाएगा। इतनी जिंदगी इतनी ही आसान है। पता नहीं लोगों ने आपको किससे डराया हुआ था, अकाउंटिंग ये अकाउंटिंग वो, ये अकाउंटिंग। हाँ जी, अब 31 दिसंबर 14 पे आप खड़े हैं, तो सरप्लस कितना है, 0। तो 1 जनवरी 15 को ओपनिंग कितना होगा, 0। फिर अरोज ड्यूरिंग द ईयर है, बिल्कुल सरप्लस प्लस हो रहा है। सरप्लस कॉलम में क्या आ रहा है, प्लस, मतलब सरप्लस आया है, रिवैल्यूएशन के दिन सरप्लस आया है, तो कितना, 400। कोई लॉस आके सरप्लस को खा गया हो, अच्छा, कोई ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग, ये थोड़ी देर में बिल्डिंग में आएगा, इंक्रीमेंटल डेप्शन की ट्रांसफर होती है, पर लैंड में है कोई नहीं, ठीक है। तो फिर इधर ये भी कोई नहीं है, तो क्लोजिंग क्या बन गया, 400। दिस इज कॉल्ड मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है। और तीसरा और आखिरी सब नोट वो है, मैंने बोला भी कई बार, इस वक्त चलो पहला साल है, दूसरे तीसरे में पहुंचकर शायद यूजर को पता ही ना लगे कि अगर रीवैल्यूएशन मॉडल ना होता तो एसेट किताबों में किस में नजर आ रहा होता। तो यूजर को ये भी बताओ, स्टैंडर्ड कहता है यूजर को ये भी बताओ, अगर रीवैल्यूएशन हमने ना की होती कभी, तो एसेट अपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्शन फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल 31 दिसंबर 15 पे नजर आ रहा होता इस वक्त क्लोजिंग डेट पर। तो वो चूंकि अब नजर नहीं आ रहा, इसलिए वो बता दो। इसको हम ये यूं लिखा करते हैं, इसकी अंग्रेजी, हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन, हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन, बुक वैल्यू वुड हैव बीन, अब ये भी दो अलग अलग हैं, तमीज से लिख लें, बुक वैल्यू वुड हैव बीन, ये एक ही जुमले में लिखते जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं जरा, आज पहला दिन है ना, वुड हैव बीन लैंड के लिए और बिल्डिंग के लिए मुझे बता दो। तो जी अब एक तरीका है लंबा वाला, बुक वैल्यू किस दिन की चाहिए, इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे अहम बात है वो क्या है, बुक वैल्यू मुझे किस दिन की चाहिए। ये कौन सी बुक वैल्यू है, ये कौन सी बुक वैल्यू है, हिस्टोरिकल बुक वैल्यू। कौन सी, इसको क्या कहते हैं जी, हिस्टोरिकल बुक वैल्यू ना, मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट, वो असली वाली कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेट ऑफ परचेज से लेके 31 दिसंबर 15 तक की। ये दरअसल वर्किंग है, लेकिन ये वर्किंग में कराऊंगा नहीं, ये बहुत लंबा काम है। एक शॉर्टकट बताऊंगा, ओए होए 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 होए, जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पूरा देना है ना, ठीक है। अब एक क्या है, एसेट की कॉस्ट पकड़े हिस्टोरिकल वाली, और उसकी सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन लें, लेकिन 31 दिसंबर 14 तक नहीं, 31 दिसंबर 15 तक, यानी आपने
इधर 900 है, इधर 0 है, तो ये क्या बना 900 ना जी। तो ये 900 क्या है, रीवैल्यूएशन के बाद वाली बुक वैल्यू। हमने क्या दिखानी, किस दिन की 31 दिसंबर, और हमने ये बुक वैल्यू दिखानी है 31/15 पे। रीवैल्यूएशन ना होती तो क्या होती, ठीक है। तो 31/15 तक की एक्यूमुलेशन निकालनी थी। अब एक क्या है, हम सवाल में से जाके 500 ढूंढें, ये तो है कोई नहीं, और क्या बता दें उसको 500, ठीक है। लैंड के लिए तो बड़ा अच्छा लग रहा है, डेटा भी पूरा है, लेकिन अक्सर डेटा पूरा नहीं होता या बहुत लंबी वर्किंग होती है, तो उसके लिए आज एक शॉर्टकट, ये समझ आया 500 ने आना है, ये 500 निकालने का एक शॉर्टकट है। वो क्या है, इधर देखो जरा, हमें किस दिन की बुक वैल्यू चाहिए हिस्टोरिकल वाली, 31/12/15, बोलो। हमारी रीवैल्यूएशन वाली वर्किंग के अंदर तो ये वो नहीं, ये वाली बुक वैल्यू नहीं है ना, बोलो। अब असूल क्या है, हम 31/15 पर एसिड के कॉलम वाली फिगर पकड़ेंगे, एसिड के कॉलम वाली फिगर पकड़ेंगे। अगर उसके एन सामने सरप्लस आ रहा है तो माइनस कर दिया करेंगे, लॉस आ रहा है तो प्लस कर दिया करेंगे, हम पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पे। अब ये आज तो टाइम मुझे अब नहीं मिलता नजर आ रहा, सूकी लिमिटेड वाले सवाल के सब नोट्स को अब मैं मंडे को बनाऊंगा, ठीक है। तो उसमें मैं आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट वाली वर्किंग भी डिटेल से करके दिखाऊंगा, ठीक है। वो इतना लंबा टाइम लगा के पूरी वर्किंग करके, पता है ना आपको, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट वाले में भी 3-4 साल का वो वर्किंग थी कल सवाल में, तो 3-4 साल की हिस्टोरिकल कॉस्ट वाली वर्किंग अज्यूमिंग के कॉस्ट मॉडल इज अप्लाइड करके मैं करूंगा और बुक वैल्यू पहुंचाऊंगा, और फिर इस शॉर्टकट से पहुंचा के दिखाऊंगा कि दोनों तरह से सही है। लेकिन आज असूल लिख तो लें, ठीक है। असूल क्या बना जी, असूल यहां पे लिख रहा हूं मैं कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ हिस्टोरिकल बुक वैल्यू। हिस्टोरिकल बुक वैल्यू का मतलब समझ आ रहा है, क्या करोगे भाई, इधर देखो, उर्दू में लिखता हूं, जिस दिन की बुक वैल्यू चाहिए, ठीक है, अपनी वर्किंग में उस दिन एसिड वाले कॉलम की फिगर उठाओ, ठीक है। हम क्या करेंगे, फिगर इन एसिड कॉलम, और अगर सरप्लस है तो सरप्लस वाले कॉलम एन सामने माइनस कर दोगे, और अगर लॉस है तो ये हर जगह चलेगा। क्यों बता रहा हूं, देखो अब मिसाल के तौर पे, और वो यहां पर पड़ा होगा, ये वो उठा लेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा कि मिसाल के तौर पे एक एसिड कुछ 10 साल पहले खरीदा था हमने, ठीक है, और उसका डेटा गिवन नहीं है इस तरह से, जैसे इस बिल्डिंग का गिवन है ना, हमें 80 रुपये, ऐसे गिवन नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो हमें तो वो 10 साल की डेप्शन निकाल कर लाना पड़ेगा, बड़ा टाइम लग जाता है। इतना आसान काम है कि ये नोट बनाने के लिए रूल क्या बन गया, जिस दिन आपको हिस्टोरिकल बुक वैल्यू चाहिए, आप रीवैल्यूएशन वाली वर्किंग के अंदर आप क्या करें, एसिड वाले कॉलम वाली फिगर को उठाएं। अगर इसके सामने एन सामने, देखो इसके एन सामने दोनों चीजें नहीं नजर आ सकती। लॉस है तो देखेगा सरप्लस पड़ा है तो उसको खाएगा, और फिर लॉस बचेगा तो जाएगा, अगर नहीं खा सका तो सिर्फ सरप्लस बचेगा। कभी ऐसा नहीं होता कि क्लोजिंग डेट पे ये दोनों आ रहे हो, ये तो हम नहीं ना छोड़ते, क्लोजिंग डेट पे दोनों नहीं आ सकते, इसका मतलब कोई एक होगा, ठीक है। तो फिर इसमें अगर एन सामने सरप्लस पड़ा है तो लेस कर दोगे, लॉस पड़ा है तो ऐड कर दोगे, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हमारे सवाल के अंदर क्या था, सिचुएशन क्या है जी, सिचुएशन क्या है 900। मुझे पता है आपको ये सवाल सिंपल लग रहा है, 500 नजर तो आ रहा है, अभी हर सवाल में थोड़ी नजर आएगा, ये पहले सवाल में नजर आ रहा है आपको, हर सवाल में नजर आना आपको, ठीक है ना। तो जिस सवाल में नजर नहीं आना उसके लिए ये बचत है, 1 मिनट के अंदर ये नोट बनेगा, ठीक है। तो 900 माइनस 400 इज इक्वल टू 500, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम डायरेक्ट लिखा करेंगे ये कितना जी, और यहाँ पे छोटी सी वर्किंग शो किया करेंगे, 900 माइनस 400। ये बात समझ आई, लंबी चौड़ी वर्किंग नहीं करनी, वरना तो आप बैठ के करें, लेजर बनाएं, एसिड अकाउंट, एक्यूमुलेशन अकाउंट, क्लोजिंग बुक वैल्यूज, वो पता नहीं लंबा काम, ऐसे नहीं करना, ठीक है।
एक्चुअल में एसेट खरीदा था अपनी असल डेट ऑफ परचेज पे तो कितने का खरीदा था, वो होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो फिर वो कॉस्ट मॉडल पे है ही नहीं, 2 रिवैल्यूएशन आई है तो कॉस्ट मॉडल पे नहीं है ना। 10 बार आए रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो फिर हम इस नोट की तरफ आते हैं, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट फिर भी वो पहले वाली ही होगी, चाहे 10 बार। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ही क्या है, एक्चुअल परचेज प्राइस क्या थी उसकी। लेकिन अगर 2 बार रिवैल्यूएशन आई है तो हम 900 माइनस 400 करेंगे तो वो सिर्फ एक, वे तो फिर आप तजर्बा करके देखिएगा ना घर पे, मैं तो शॉर्टकट से लिख दूंगा, आप ऐसे 10 रिवैल्यूएशन वाला को सवाल ढूंढ लें, चलो 10 तो नहीं 3-4 वाला तो होगा ही सवाल किताब में, कोई ऐसा सवाल ढूंढिएगा। मैं तो ऐसे सुकी वाले सवाल में आपको प्रूव करूंगा ही, उसमें 2 रिवैल्यूएशन थी ना, ठीक है, आपको 3-4 वाला उठा के घर पे अपना प्रूव करते रहना। मेरा दावा है, अल्लाह माफ करे दावा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो पढ़ा लिखा उस्तादों से उससे सीख कर आपको बता रहा हूँ कि ये हमेशा ऐसे ही होगा, बाकी चेक करना आपका काम है। वैसे मैं भी एक सवाल में चेक करा दूंगा, सुकी वाले सवाल में, आज टाइम मिला तो आज, नहीं तो कल, लेकिन आज नहीं मिलेगा, ये पूरा हो जाए, बड़ी बात है। यहाँ पे पार्ट 1 क्लोज करना है जी।